सुबह खैर, सलामी सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हफ्तेवार लॉकडाउन में नरमी का आज दूसरा रोज है, जबकि गुज़िश्ता रोज 3 दिन के बाद दुकानें खुली तो ऐसा लगा कि जैसे लोगों का समंदर उमड़ आया है। चूंकि ईद में चंद रोज बाकी रह गए हैं तो इसी तनाजुर में हर किसी को जल्द से जल्द तैयारी मुकम्मल करने की फिक्र लाहक है। लेकिन कुछ मार्केटों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया, लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी भी हैं जहां पर तमाम हिफाजती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज 56 रोज के बाद बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसको चलाने की गवर्नमेंट की जानिब से तो इजाजत मिल गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट चली और कुछ गाड़ियों का पहिया बादस्तूर रुका रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमती अहकामात और SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उधर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी कल यानी 20 मई को जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की खबर आई है। इन तमाम मामलों पर प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात भी। कुछ ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज ट्रांसपोर्ट का पहिया तो चल गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 20% ट्रांसपोर्ट चली है, जबकि 80% ट्रांसपोर्ट बंद है। और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। कुछ मुतालिबात गवर्नमेंट से किए गए हैं। क्या वो मुतालिबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मसाइल हैं और वो हल क्या चाहते हैं, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि पहले तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुतालबा था कि हमारी सुन ली जाए, अब सुनी गई है तो अपने तौर पर गाड़ियों का पहिया जैम है, ऐसा क्यों है? हाँ, मेरा बात यह है कि ये पहले तो उनके मुज़ाकरात पंजाब हुकूमत के साथ चल रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट को बहाल कर दिया जाए। तो जब ट्रांसपोर्ट बहाली के ऊपर बात आई तो फिर SOPs को फॉलो करना था कि SOPs को भी फॉलो किया जाए। तो उसके अंदर जब SOPs के ऊपर बात आई तो हुकूमत की जानिब से एक मुतालबा किया गया कि किरायों में कमी हुई है, डीजल की कीमतें कम हुई हैं, खासी कम हो गई। तो डीजल की कीमतों कम होने की वजह से आप जो है किरायों में कमी लाएं ताकि मुसाफिर को सहूलत मिल सके। तो वहाँ पे वो बात हुई तो ट्रांसपोर्टर की जानिब से भी कुछ बातें की गई कि अगर जो डीजल की कीमत उसको देखते हैं तो 8% तक हमारा जो है ना किराए कम किए जा सकते हैं। जबकि हुकूमत ने और इन्होंने मिल बैठ के बात की कि जी जो किराए की कमी है उसमें 8% नहीं, आप ऐसा करें कि 15% नॉन AC और 20% जो वो AC बसों, उसके ऊपर भी फिर बात हुई कि नहीं, फिर जो नॉन AC उसमें आया कि 78 पैसा पर किलोमीटर जो है वो किराया कम लिया जाएगा और जो AC है वो 20% करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर इनकी बात होगी, मुतफिक होगी कि ठीक है हम इसके ऊपर करेंगे। दूसरी बात आ गई कि जी आप जो है समाजी फासला का तयन करेंगे कि 2 सीटों में एक मुसाफिर बैठेगा। ठीक, वहाँ पे आके इनका जो है वो मामला तय ना पाए। वो ये कहते थे कि अगर हमारे 44 सीटें की कैपेसिटी है एक बस में तो हम 22 बिठाएंगे तो उसके अंदर हमें टोल प्लाजा भी देना है, बाकी दीगर अखराजात भी हैं, खाली एक डीजल नहीं है कि डीजल की कीमत कम हुई तो दीगर अखराजात हमारे वहीं के हैं। तो अगर आपने कैपेसिटी कम करनी है तो फिर किराया ना कम किया जाए। अब इसके ऊपर ये डिस्प्यूट हुआ। पहला नंबर तो ये था, कल तक ये मुतालबात थे, मामला चल रहे थे कि जी हमारे चलाने का भी तो मामला था ना कि बसों में AC नहीं चलाया जाएगा, तो जो ऐसी बसेस हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है उनकी तो विंडोज भी ओपन नहीं होती। यही बात है। वो अब उन्होंने कहा कि AC चलेगा। ठीक है, AC चलाने पे बात होगी थी कि AC चलाएं। अब ये लाहौर की बात है, ये पंजाब की है, पंजाब के अंदर बात होगी कि जी हम किसी न किसी हद तक जाके चला सकते हैं। इन्होंने कहा कि आप चलाएं, ये बात होगी। अब बात आ गई है कि पूरे पाकिस्तान के वफाक के अंदर कल से जो है वो ट्रांसपोर्टर ने मुतालबा कर दिया है कि जी अगर हम लाहौर से गाड़ी बाहर निकालते हैं तो मोटरवे पे हमें रोक दिया जाए। SOPs बदल जाते हैं। मोटरवे के जो हैं वो फेडरल के आ जाते हैं। मोटरवे कहते हैं कि जी आप समाजी फासला मस्ट करें। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे है कि लाहौर में पंजाब के अंदर जो कहा गया कि जी आप समाजी फासले के ऊपर के यानी कि मिली भगत के साथ जो ट्रांसपोर्टर ज़राए कह रहे हैं कि हुकूमत ने कहा कि जी आप चलाएं, क्योंकि हमने SOPs के अंदर ये अब हम आ रहा है कि SOPs के अंदर सीटों का तयन नहीं किया गया। ठीक है, जस्ट ये कहा गया है कि 3 फीट का फासला रखें। ठीक है, और सीटों का पहले ये था कि स्पेसिफिक आना था कि ये सीटों का अगर 2 सीटें तो एक मुसाफिर बैठेगा। ये SOPs के अंदर भी नहीं दिया गया, जो नोटिफिकेशन हुआ उसके अंदर भी नहीं दिया गया। 3 फीट का फासला भी तो वैसे मुमकिन हो पाएगा ना कि अगर 2 सीटें हैं तो वहाँ पे एक बंदा बैठेगा। अब ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि ये इस बात का फैसला जो है वो वफाक करे, तमाम सूबों का जो SOPs एक जैसे जारी करे कि अगर हम मोटरवे पे जाते हैं तो मोटरवे वाले कहते हैं कि जी आप 2 सीटों में एक मुसाफिर बैठाएं। अगर हम इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा इंटर होते हैं तो वो कहते हैं जी AC बंद कर दें। यहाँ पे अगर SOPs फ़र्क आ रहा है, वो कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं
कि अगर एसी की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हीटर की ज़रूरत है, वो कहते हैं हीटर भी ना चले। अब वो कहते हैं कि हमें बताया जाए, हमारी गाड़ियाँ इस तरह की हैं कि जहाँ पे ना कोई ऐसी के हवा का जो मुसाफिर अंदर कोई विंडोज़ ओपन नहीं हो सकती हैं, तो अंदर जो मुसाफिर बैठे होंगे वो तो बीमार हो जाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। इस वजह से वो कहते हैं कि अब हमारा मामला पंजाब की हद तक नहीं है, ये वफाक में है, इसको वफाक को देखना होगा। कोई मीटिंग हुई वफाक से? अभी तक इनकी कल तक इनकी कोई अभी तक मीटिंग ऐसी नहीं हुई। पंजाब के साथ चल रही थी, जो पंजाब की कमेटी बनाई गई थी उसके साथ हुई थी, वो भी वहीं के रुक गई। पहले मामला तय पा गया, SOPs हुए, SOPs के अंदर वहाँ पैदा हो गया। वो कहते थे कि जी ये 2 सीटों का मामला शुरू आ गया था, किरायों में कमी और 2 सीटों के मामले के ऊपर बात आ गई थी कि ये कैपेसिटी जो है अगर आपकी 44 है तो 22 मुसाफिर बैठाए जाएँ। इसकी वजह से कल उन्होंने ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई। अब ट्रांसपोर्टर्स भी 2 दौड़ों में तकसीम हो गए थे, जिनमें से ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो हैं वो और एक इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन मानने को तैयार है, कुछ नहीं तैयार। अब ये बात है, अब जो इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पंजाब है वो जनरल बस स्टैंड पे उनकी बसें हैं, ठीक है, वो उन तकरीबन कोई 20% आप लगा लें, 20% से भी कम होंगी जो ट्रांसपोर्ट उन्होंने चलाई। और वो भी शब्बीर बसें हैं, वो लोकल बसें हैं, तो वो भी कोई कामयाब नहीं होती दिखाई दी कि वो कामयाब होंगी, क्योंकि मोटरवे पे तो गाड़ी जा नहीं सकती। मोटरवे पे अगर गाड़ी जाती है तो उसी वक्त तो गाड़ी को रोक दिया जाए। मुसाफिरों का बताइए कि कल के अड्डों पे मुसाफिर थे, लोग पहुंचे थे कि कहीं उन्होंने दूसरे शहर जरूरी जाना है सफर कल क्योंकि ये कन्फ्यूजन थी, तो मुसाफिर नहीं पहुंच पाई, इतनी तादाद में नहीं थे कि आप कहें कि बहुत बड़ी तादाद में। जिस तरह की ईद करीब है, अब देखना यह है कि ईद से कबल ये ट्रांसपोर्ट चला सकती है हुकूमत या नहीं, क्योंकि अब मसला यही आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स नहीं चलाना चाह रहे। वो कहते हैं कि ये हमारे अगर अखराजात पूरे नहीं होंगे तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं। उसके बाद तो ईद की छुट्टियों का आगाज हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी ऐसे कोई रब्ता नहीं किया गया। जो कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ रात को बात हुई, वो कह रहे थे कि हमारे साथ हुकूमती किसी नुमाइंदे ने अभी तक बात नहीं की कि ये इसके ऊपर कोई बात की जा सके कि हम इसको चलाएं। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत इन्हीं SOPs के तहत अगर हमें कहेगी तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। अब बात यह है कि अब हुकूमत के ऊपर है कि वो SOPs कैसे बनाती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुल्तान का SOPs कुछ और हैं। मुल्तान का जो कमिश्नर है वो कहेगा कि जी हमने जो किरायों में अगर कमी नहीं होगी तो उनके खिलाफ। अगर लोड की हम बात करें, जिस तरह हर साल हम लोग देखते हैं कि ईद के 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा लोड होता है गाड़ियों पर भी, अड्डों पर भी, इस साल कुछ कम रहेगा क्योंकि स्टूडेंट तो सारे पहले ही जा चुके हैं। बिल्कुल सीधा यही बात है कि इस दफ़ा अगर बात की जाए ना तो पिछले साल की निस्बत तो कम है। बिल्कुल प्रेशर कम होगा, मुसाफिर कम होंगे। हाँ, वो लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, ऐसे हैं, बहुत सी तादाद है। अगर आप लगाएं तो अगर 40-60 कर सकते हैं आप कि 60% अभी भी लोग जिन्होंने लाहौर से बाहर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाना है, और वो लोग हैं जो बेचारे गाड़ियाँ उनके पास नहीं है, अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब वो देख रहे हैं, अब मुझे भी इतनी कॉल आ रही है कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब जा रही है, हमने वहाँ जाना है। अब मसाइल आ रहे हैं गरीब आदमी को, मिडल मैन को, जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, उसको अपनों के पास जाकर ईद मनाने के लिए बहुत सी मुश्किलात दरपेश होंगी। वो कैसे पहुंच पाएंगे, ये मामला हुकूमत के पास है। अब हुकूमत इसको कैसे देखती है, क्या वफाक इसके ऊपर चारों सूबों का SOPs एक जैसे बना सकती है? अगर SOPs, अब ट्रांसपोर्टर यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये वफाक इसके SOPs जारी करे, ताकि जो पंजाब के पूरे एक जैसे SOPs लागू हों, ताकि हमारी एक जगह से गाड़ी निकले तो हमें ये ना मसला दरपेश हो कि मोटरवे पर रोक लिया जाए, सूबा बदले तो रोका ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी जानिब से वफाक को तो पहुँचा दिए गए हैं। अब देखते हैं जो आने वाले दिनों में इसका क्या फैसला होता है। लॉकडाउन, बाजारों की सूरत हाल, SOPs पर अमल दरामद, इन तमाम मामलात पे हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और बहुत सारे लोग हैं जिनके माशाल्लाह पूरे रोज़े चल रहे हैं, और अब तक जो है वो जितनी भी हमारी बॉडी की एनर्जी है वो बहुत हद तक रोज़ों की वजह से इस्तेमाल हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इस वक्त हमें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना मज़ीद ज़रूरी हो चुका है। किस तरह से ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना है, सहर इफ्तार के औकात में हमें क्या क्या ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है कि हमारी एनर्जी भी अच्छी रहे और अगले रोज़े के लिए हमारी बॉडी तैयार भी हो जाए। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं जोहा सोहेल हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं। जोहा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि हमें आजकल माशाल्लाह इतने रोज़े गुजर चुके हैं, सहरी में ऐसी कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है कि सारा दिन अच्छा गुजर जाए, ना भूख लगे, ना प्यास का ज़्यादा एहसास हो?
करते हैं कि सहरी के वक्त हमें अपनी खुराक किस तरह की रखनी चाहिए या अपने खुराक में ऐसी कैसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन ताकत से भरपूर और बहुत अच्छा गुजरे। तो उसमें मैं सहरी में ये रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें, ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी बॉडी में बहुत स्लोली हजम हो, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि जो चीज़ जितनी स्लोली हजम होगी, जितनी आराम से हजम होगी, वो उतनी ज़्यादा टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहेगी। जबकि वो चीज़ जो बहुत जल्दी हजम हो जाएगी, वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एनर्जी देकर फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी और आपको दोबारा से डिमांड होगी कोई ना कोई नई चीज़ कंज्यूम करने की। तो सहरी में ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, जो बहुत आराम से हजम हो, ताकि वो आपको पूरा दिन छोटे छोटे अरसे में आपको एनर्जी देती रहे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नशास्ता आ जाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, यानी कि हमारे रोटी चावल। अब रोटी चावल में इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे आटे की रोटी कंज्यूम करें जिसमें उसका छान एडेड हो, जिसमें वो आटा जिसमें उसका छान एडेड होगा, उसका चोकर एडेड होगा, वो हमारी बॉडी में बहुत आराम से हजम होगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं, मैदे वाले आटे की रोटी खाते हैं। तो अगर सहरी के वक्त आप मैदे वाले आटे की रोटी कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी बहुत जल्दी हजम कर लेती है, और जिस तरह से मैंने बताया कि जो चीज़ जितनी जल्दी हजम होगी वो उतनी जल्दी हमें ताकत देगी और हमारी बॉडी में वीकनेस, नकाहट की फीलिंग्स जल्दी ले आएंगी। तो रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त ज़रूर कोशिश करें कि चोकर वाले आटे की रोटी खाएं, ताकि वो हमारी बॉडी में हमें लॉन्गर रन में एनर्जी प्रोवाइड करती जाए। नशास्ता के अलावा लहमियात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास गोश्त या गोश्त से बनी हुई अशिया आ जाती हैं। अब रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त एक अंडा, अगर आप एक अंडा नहीं कंज्यूम करें तो आप गोश्त का एक हथेली जितना पीस, आपका जो 3 आउंस पीस होता है आपके हथेली के साइज जितना, वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर गोश्त या अंडा दोनों कंज्यूम नहीं करें तो आप अपनी डाइट में दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आधा कप दाल, लेकिन उसमें शर्त यह है कि दालें मिक्स हों, क्योंकि अगर एक दाल कंज्यूम करेंगे तो उसमें आपको सारे अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 या 2 से 3 दालें मिक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स अच्छी अमाउंट में जा सकते हैं और वो आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सहरी में अपने पेशेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ 3 एनर्जी बूस्टिंग फूड्स। उसमें एक अंजीर आती है हमारे पास, एक खजूर आ जाता है हमारे पास, क्योंकि अंजीर में हमारे पास फाइबर मौजूद है और फाइबर हमारी बॉडी में से कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा खजूर में मौजूदा पोटेशियम हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि पोटेशियम आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना पूरा दिन आपको प्यास की शिद्दत जो है वो महसूस नहीं होगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ दही का इस्तेमाल सहरी में यकीनी बनाएं, क्योंकि दही कंज्यूम करने से भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रहते हैं और हमारी बॉडी में प्यास की शिद्दत को रोकते हैं। ठीक है जोहा, सहरी की तो बात हो गई है, अब हमें इफ्तार का भी बता दें कि इफ्तार में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल होने चाहिए जो कि हमारी ज़रूरियात भी जिस्म की पूरी हो जाएं और अगले दिन के लिए हम लोग बॉडी को फ्रेश भी फील करवा सकें। अच्छा सर, जब हम इफ्तार की बात करते हैं कि इफ्तार में ऐसी क्या चीज़ें कंज्यूम करें जिससे हम लोगों की अफ्तारी का जो एक अफ्तारी भी अच्छी हो जाए, हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाए, तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी अफ्तारी जो है वो 1 खजूर के साथ करें या 2 खजूर के साथ करें, क्योंकि खजूर हमारी बॉडी में जब फ़ौरन 14 घंटे के बाद एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालती अपने आप को हजम करने के लिए। जब आप 1 खजूर लेते हैं तो बॉडी को फ़ौरन से ब्रेन को एनर्जी मिल जाती है और उसको ताकत भी मिल जाती है और बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ता। जबकि वो लोग जो फ़ौरन से तली हुई अशिया कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पकोड़े या ऐसे चिप्स कंज्यूम करते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड होते हैं, इवन समोसे कंज्यूम करते हैं, तो उसके ज़रिए जो उनकी बॉडी में चिकनाई जाती है, जो फैट जाता है उनकी बॉडी में, वो फ़ौरन से एसिडिटी को बढ़ाते हैं, तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं। तो अगर इफ्तारी के वक्त आप चिकनाई से भरपूर चीज़ें कंज्यूम करें तो आपकी बॉडी में इमीडिएटली एसिडिटी का मसला, तेज़ाबियत का मसला, सीने में जलन की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर इस वक्त पे आप 1 खजूर के साथ या 2 खजूर के साथ अपनी अफ्तारी करते हैं तो वो एक तो आपकी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी देती है, दूसरा हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा ना हो सके। उसके बाद 1 खजूर लेने के बाद आप फ़ौरन से किसी भी फल का शरबत कंज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह से ये मौसम स्ट्रॉबेरीज़ का है तो उसमें अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ का जूस ले रहे हैं, आगे तरबूज आ जाएगा उसका जूस ले लेते हैं, लीची का जूस ले लेते हैं, तो अगर आप फ़ौरन से एक फल का जूस कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपनी जो एक खाना है उसकी तरफ आएँ जिसमें आप गंदम के आटे की रोटी लें। अगर गंदम के आटे की रोटी नहीं लेनी तो आप 1 कप उबले हुए चावल या चावलों का जो पुलाव है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ फल कंज्यूम कर रहे होते हैं अफ्तारी में, कि भूख नहीं लग रही और हम फल खा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अफ्तारी के वक्त हमें नशास्ता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा दिन हमने रोज़ा रखा होता, कुछ नहीं खाया होता। तो अगर हम बॉडी को सिर्फ फल देंगे तो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं जाएंगी, इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद कोई भी गोश्त की चीज़, कोई भी नशास्ता वाली चीज़ और अच्छे जो फैट्स होते हैं हमारे पास, जो कि कैनोला ऑयल से मिलता है, ऑलिव ऑयल से मिलता है, सरसों के तेल से मिलता है, उसके अंदर अपना खाना बनाएं।
ताकि आपकी बॉडी में गुड फैट्स भी चले जाएं और आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को भी वो पूरा कर दें। लेकिन ये कोशिश ज़रूर करें कि ऑलिव ऑयल को, जैतून के तेल को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैतून का तेल जब हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, वो हमारी बॉडी में जाकर फिर मनफी असरात क्रिएट करता है। तो खाना हमेशा सरसों के तेल में बनाएं या कैनोला ऑयल में बना सकते हैं आप लोग, ताकि आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स भी चले जाएंगे और आपकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी। और रात सोने से पहले 1 गिलास दूध का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसको लो फैट कर लें, यानी कि बलाई रिमूव कर लें, और अगर आपका वजन ठीक है और दीगर कोई भी दिल से रिलेटेड कोई मसला नहीं है, शुगर का मसला नहीं है, तो बेशक होल मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही। सैर और इफ्तार में किस तरह से अपनी जिस्म की ग़िज़ाई अज्जा पूरे करने हमने हमें बता रही थी। ब्रेक पे मैं जाऊंगी, लेकिन वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, कितनी तेज़ी से फैल रहा है, आने वाले दिनों में कितनी ख़तरनाक मामलात सूरत हाल हो सकती है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे हम बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान में 43,798 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पंजाब की बात की जाए तो 17,241 है और लाहौर में 7,765 मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में 936 अफराद ऐसे हैं जो कि ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि जी पीक टाइम जो है वो मई के मिड में आएगा, आज 19 मई हो चुका है, अब जून में बताया जा रहा है। ये पीक टाइम आखिर कब आएगा, आएगा भी या फिर आकर गुजर जाएगा तो मालूम होगा कि पीक टाइम आया था और अब गुजर चुका है, केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जी प्रोफेसर असद असलम साहब हैं, CEO हैं आप न्यू अस्पताल से, आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, इंट्रो में मैंने अपना सवाल बता दिया है कि पीक टाइम पहले रोज से 2 महीने से हम सुन रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अब मई का सुना था, अब जून का सुन रहे हैं। क्या पहले से मालूम हो सकता है कि पीक टाइम आएगा या फिर आकर गुजर जाएगा तो हमें मालूम होगा कि ये हमारा पीक था, अब हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 13 मई को लॉकडाउन में नरमी की गई और दुकानें खोलने की इजाज़त दी, और इस डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 दिन कहते हैं, 14 डेज। बिल्कुल। आप 13 मई में 14 डेज ऐड कर लें तो वो तकरीबन 27 मई बनता है। तो 26 मई से लेके तो अगला हफ्ता 7 दिन है, मेरे हिसाब से वो पीक डेज होंगे, क्योंकि अगर लोकल ट्रांसमिशन खुदा न खास्ता होती है तो आपको मैक्सिमम नंबर इस 7 दिनों में मिल जाएगा, 26 मई से लेके ऑनवर्ड, यानी अगले हफ्ते में इसका रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल जी, ठीक। और अगर उन दिनों में पेशेंट ज़्यादा नहीं आते तो फिर आप समझ लें कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह वबा पर कंट्रोल कर लिया। तो 26 मई से लेके 10 जून तक का जो पीरियड है ना, वो मेरे हिसाब से ज़रा बड़ा क्रिटिकल क्रूशियल है। उसमें नंबर ज़्यादा आने का इम्कान है लोकल ट्रांसमिशन की वजह से। काज़मी साहब, टेस्टिंग की हम बात करते हैं, लेकिन अगर मुख्तलिफ अस्पतालों की टेस्टिंग की बात की जाए तो वहाँ पर हफ्तेवार छुट्टी भी हो रही है। हालांकि वबाई सूरत हाल है, लेकिन इतवार का जो दिन है वो उनका छुट्टी का भी दिन है, इतवार को टेस्ट भी नहीं हो रहे। और फिर अगर जो टेस्टिंग सैंपल तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो एक दिन में सिर्फ एक बैच लगाया जा रहा है जिसमें 90 to 95 टेस्ट हैं, और ये लाहौर के बड़े अस्पतालों की मैं बात कर रही हूँ। इस तरह बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी 5,000 डेली तक पहुँच गई है, ये पता नहीं किस तरह और कहाँ पे ये डेली 5,000 टेस्ट कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर 5-5 दिन बाद जो है वो रिजल्ट मसूल हो रहे हैं। 8-8 दिन हो गए लोगों के रिजल्ट उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि जो हॉस्पिटल सैम्पलिंग करता है वो 1-2 दिन लगाता है, वो अपना एक शेड्यूल बनाता है, अपना एक बैच बनाता है, वो उस पर वर्क करता है, फिर आगे लैब को भेजता है, लैब अपना वर्क शुरू कर देती है। उसके बाद लैब में उसको इंसर्ट करने के अलावा जब बाहर आता है रिजल्ट उसका, तो उसमें वो प्रोसीजर में लगाते हैं। फिर जब हॉस्पिटल के पास आता है फिर वो अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं कि जिस MR नंबर के मुताबिक उन्होंने रिजल्ट भेजे थे उसको उन्होंने करना है।
बाज़ दफ़ा देखने में ये आया कि 2-2 दिन से रिजल्ट आया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उन पेशेंट को नहीं बताया जा रहा आप नेगेटिव है, आप घर सकते हैं, आप दोबारा पॉजिटिव आ गए। बाज़ दफ़ा ये रिजल्ट आ जाता है लेकिन पेशेंट को इतला नहीं दी जाती। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर भी इतला देनी चाहिए कि भाई आपका पॉजिटिव आ गया, आप 5 दिन और वेट करें। लेकिन हॉस्पिटल अपने तौर पे बैठ जाता है और पेशेंट को जो है वो ज़हनी कुफ़त का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल में जो पिछले दिनों भी एहतजाज हो रहे थे उसकी भी वजूहात ज़्यादा यही थी, और अब भी जो एहतजाज हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि टेस्ट लेट हो रहे हैं, सैंपल लेट हो रहे हैं, बताया नहीं जा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं है, डॉक्टर डर रहे हैं। क्योंकि अब काफी देर हो गई है टेस्टिंग पे बात करते हुए भी, मामला तब उम्मीद थी कि सुलझ जाएंगे लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं। ये कहाँ पर खला है जिसको पूरा करने की? देखिए, पहले जब ये वबा शुरू हुई तो पहले एक लैब थी लाहौर में, तो पब्लिक सेक्टर में, और एक प्राइवेट सेक्टर में। अब 6 लैब्स काम कर रही हैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर में और 8 तकरीबन काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर में। डिले ऐसा कोई नहीं है। हम आज सैंपल लेते हैं और जिस दिन का सैंपल लिया जाता है उसी दिन शाम को लैब में पहुंच जाता है, और लैब में एक वक्त में एक बैच लगता है 90 to 100 का, और ये राउंड द क्लॉक लैब चल रही है। PRL लैब, IPH में लैब, क्या नाम है, PKLI में लैब, राउंड द क्लॉक चलती हैं। एक बैच उतरता है, एक बैच लगता है, फिर अगला लगा देते हैं। उसकी डीकोडिंग होती है, डीकोडिंग होके रिजल्ट्स आते हैं, वो फिर हॉस्पिटल को हम बताते हैं। थोड़ा सा डिले हो जाता है कि तो पेशेंट को इन्फॉर्म करते हुए, लेकिन हमने एक्सपो सेंटर में ये किया हुआ है कि जब भी आता है रिजल्ट हम उसका प्रिंट निकाल के सारे हॉल में लगा देते हैं, और पेशेंट को भी अनाउंस कर देते हैं कि हमने वो लाउड स्पीकर पर के रिजल्ट लगा देते हैं। तो वहाँ पर इस किस्म की कोई शिकायत नहीं, उनकी कोई अब कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्टर साहब, जो लोकल लोगों का फिर 5-5 दिन हो गए हैं, 8-8 दिन हो गए। मेरे अपने कई जानने वाले हैं जो कह रहे हैं जी भी हमने टेस्ट का करवाया था, रिजल्ट नहीं आया। जबकि जब हमने एक्सपर्ट से बात की है, स्पेशली पैथोलॉजिस्ट भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, उनसे जब सैंपल की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि 24 से 48 घंटे के बाद सैंपल जो है वो तकरीबन एक्सपायरी की तरफ जाता है। इतनी देर में उसको हर सूरत प्रोसेस करना होता है। नहीं, उसी विदिन 24 आवर्स हो जाता है वो, क्या नाम है उसका प्रोसेस, उसको लिखा नहीं जाता। ये नहीं कि हमने 2 दिन 3 दिन अपने पास रख लिया, हमारी तरफ से विदिन 24 लैब में चला जाता है। और लैब में अगर पहले ही एक बैच लगा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको पूरा तो टाइम देना उस लैब उस बैच को पूरा होने, और उसके बाद अब इस वक्त लोड भी बहुत बढ़ गया। देखें, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, 300-350 पैसेंजर एक फ्लाइट पर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि उनको विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स में उनको टेस्ट करके उनको फारिग कर दें। अगर नेगेटिव है घर भेज दें, पॉजिटिव है तो होम आइसोलेशन का ऑफर दे दें। हॉस्पिटल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वो भी एक फ्लाइट के 300-350 पेशेंट का भी वो टेस्ट भी डेली एक फ्लाइट का हो रहा है। और अगर 2-3 फ्लाइट रोजाना आती हैं तो उनका भी रोजाना विद इन 24 आवर्स to 48 आवर्स। बात है सिर्फ कम्युनिकेशन की, तो हमने अब सिस्टम बना लिया है कि अब जो पेशेंट हैं अब उनको हम व्हाट्सएप कर देंगे कि आपका रिजल्ट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पेशेंट पॉजिटिव हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अगला टेस्ट नेगेटिव होगा। अब हमारे पास एक पेशेंट है जिसको 40 दिन हो गए और उसका 5 दफ़ा पॉजिटिव आ गया, और जब पॉजिटिव आता है तो वो मीटर 0 पर आ जाता है, उसको फिर 7 दिन इंतजार करना है। 7 दिन के बाद ही टेस्ट? 7 दिन के बाद। पहला पेशेंट जो था, इसका पीरियड थोड़ा कम हो सकता है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, जब पहली दफा पॉजिटिव होके पेशेंट आता है तो पहली दफा 10 दिन के बाद लेना है। ठीक। जब दूसरी दफा पॉजिटिव आ गया तो फिर हम 7 दिन के बाद करते हैं, उससे कम करेंगे फिर पॉजिटिव आ जाएगा। पहला पेशेंट जो लाहौर में, सबसे पहला पेशेंट जो लाहौर में दाखिल हुआ था हमारे पास, वो 33 दिन के बाद घर गए थे, उनके 3 दफा पॉजिटिव आ गए बीच में। सलमान साहब जी, तो वो जब ये प्रॉब्लम है कि अब जो पॉजिटिव आते हैं उसमें अब जाहिर है ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल में रहना एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है, देनी और फिर आप किसी से मिल नहीं सकते, आइसोलेशन में आपने रहना। अब हमने ऑप्शन दे दिए होम आइसोलेशन की। अब होम आइसोलेशन की वजह से देखें पिछले 3 दिन में 350 लोग घर चले गए, 166 में हॉस्पिटल से, और 210 जो है एक्सपो सेंटर से लोग होम आइसोलेशन पर घर जा चुके हैं। तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं जिनको घर में होम आइसोलेशन की फैसिलिटी मौजूद है, हम उनको भेज रहे हैं। काजमी साहब, अस्पताल मुझे इस पे भी थोड़ा सा एतराज है, बहुत सारे जो भी काम हो रहा है वो लेट हो रहा है। इसमें पहले मैंने सैंपल की बात की, टेस्ट की बात की,
अब मैं होम आइसोलेशन, डॉक्टर साहब ने बात की, चूंकि ये तो जिम्मेदार नहीं है कि सारे ये सिटी गवर्नमेंट का काम। बिल्कुल बिल्कुल। होम आइसोलेशन के लिए एक बंदा अप्लाई करता है, इनकी जिम्मेदारी है वार्ड के अंदर पूछना, फार्म फिल करवाना, हाँ। कि कौन बंदा जो है इस काबिल है, इसके घर वाशरूम लैदा है, रूम लैदा है, तो वो होम आइसोलेशन 15 में से 12 नंबर हासिल कर सके। तो उसके लिए तकरीबन 10 दिन का जो पीरियड है, उसको 8 से 10 दिन का पीरियड लग रहा है होम आइसोलेशन के लिए, क्योंकि शायद सिटी गवर्नमेंट के पास इतनी टीमें नहीं है कि वो घरों में जा सकें और जाकर प्रॉपर तरीके से जा सकें। हाँ। अब कई कह रहे हैं जी हमने एक हफ्ता में कालें आ रही कि 1 हफ्ता हो गया, मैंने फार्म फिल किया था, हमें बता ही नहीं रहे, होम आइसोलेशन के लिए हम पास हुए हैं, क्या हुआ है। अब वो विजिट करेंगे, DDHO उस पर साइन करेगा, फाइनल करेगा, तो हॉस्पिटल छोड़ेगा। ये इंतजामिया की प्रॉपर जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा सा मरीज एक्सप्लेन कर दूं। आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हमने, इसमें 3 फॉर्म है, एक फॉर्म C है, एक फॉर्म D है और एक फॉर्म E है। फॉर्म C है पेशेंट की तरफ से एप्लीकेशन कि मैं अपनी रजामंदी है कि मैं मुझे घर भेज दिया जाए और मेरे घर में एक केयर टेकर मौजूद है और मुझे और कोई बीमारी नहीं है। फिर फॉर्म E है जो मैंने बहैसियत डॉक्टर हॉस्पिटल ने फिल करना है कि ये पेशेंट फिट है, स्टेबल है, कि इसको और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, इसको और ये घर जा सकता है। फिर ये फॉर्म जो है, पहले तो ये था ना कि हम मैनुअली भेजते थे, अब हुकूमत ने ऐप पर इंट्रोड्यूस कर दी है। अब अस्पताल से हमने 350 पेशेंट का ऐप फिल करके भेज दी है। अब ये ऐप फिल करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। देखें, अगर घर में किसी का अलग कमरा ही नहीं है, बाथरूम ही नहीं है, तो हमने पेशेंट को मजीद डिजीज ट्रांसमिशन के लिए तो नहीं भेजना ना। फिर ये घर में जाके विजिट करके आते हैं कि आया कि और ये ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। जी, फिर वेरिफिकेशन करके देखें, पिछले 3 दिनों में ज़िला इंतज़ामिया ने 350 276 पेशेंट का हमें 376 पेशेंट का वेरीफाई करके भेज दिया है। 210 जो है एक्सपो सेंटर के और 166 जो है वो मेयो हॉस्पिटल से लोग होम आइसोलेशन पे पिछले 3 दिनों में जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्यूमेंटेशन में कोई ID कार्ड लगाना भी जरूरी है? सब कुछ बड़ा डिटेल एक फॉर्म है उसका, ID कार्ड नंबर, ये भी शिकायत है कि लोग फोन नंबर भी गलत डाल रहे हैं, अपने घरों के एड्रेस भी गलत बता रहे हैं उसके ऊपर, ताकि हमारे घर में कोई चेकिंग के लिए भी और ना इसका एक सबसे बड़ा मसला उन लोगों को अपने यूनियन काउंसिल का नहीं पता, तो यूनियन काउंसिल का नंबर गलत देते हैं, तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कई दफा प्रॉब्लम आती है उसके घर को ढूंढने में। तो ऐसी कोई डिले नहीं है। देखिए, 3 दिनों में 376 मरीजों को घर भेज देना बहुत बड़ा नंबर है। ठीक। काज़मी साहब, हमें ये बताइए कि अस्पतालों में कोई SOPs पर अमल दरामद हुआ, लोगों ने मास्क पहने, कोई सख्ती हुई? स्पेशली हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल तो खस्ता ही है। जी, ऐसे ही एक गवर्नमेंट की 1 हफ्ता पहले उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया, तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, कि हॉस्पिटल के अंदर जो है मास्क अटेंडेंस के लिए और पेशेंट के लिए मस्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि जो इयादत के लिए आएगा, एंट्री के लिए मास्क जो है वो मस्ट है। गेट पे अब जब एंटर होना है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने मास्क पहना। लेकिन मैं तमाम हॉस्पिटलों में जा रहा हूँ, मुझे कोताही नज़र आ रही है कि किसी किस्म की कोई भी बंदा, इनके पास तो अमला ही नहीं है कि जो उनको पूछ सके कि भाई आप, पहली बात है कि पार्किंग वाले की जिम्मेदारी है कि जिसके पास मास्क है उसको टोकन जारी कर दे, वरना उसे कहे भाई मास्क पहन के है, मैं आपको फिर गाड़ी का टोकन, हाँ वही गेट मौजूद होते हैं। पैसे लेने की 20 रुपये सख्ती है, मौजूद हैं, लेकिन मास्क के लिए भी यही SOPs पे अमल किया जाए। तो उसी बंदे ने उसको टोकन बनाते वक्त उसकी शक्ल की तरफ देख के कहना है कि भाई मास्क पहन के आए हैं, आपको टोकन लग जाए। मसला ये कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं मगर किसी भी तरह इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरी बड़ी बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में जो देखा जा रहा है वो यही कि इस वक्त जो बड़े पैमाने पे एक कोरोना का को बैकग्राउंड पे लेके उसको बहाना बना के अमला बहुत ज़्यादा छुट्टियों पे, अब आइसोलेशन में जो ड्यूटी है वो तो आ रहे हैं, बाकी वार्ड्स के अंदर जो मरीज़ आता है, कोई आउटडोर के अंदर आता है या अगर कोई गलती से किसी इमरजेंसी में दाखिल हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुताही है, छोटा स्टाफ गायब है। सर्जन की मैं गिला करूँगा, असद साहब भी हैं, बहुत ज़्यादा सर्जन जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, तो सरकारी ऑपरेशन थिएटर को बंद किया है, तो खुदारा खौफ खाएं कि कोरोना ना तो प्राइवेट का है ना सरकारी का, ना सरकारी वो किसी का लिहाज नहीं करता। इसका मतलब है कि प्राइवेट से सर्जन को पैसा आ रहा है, सरकारी जितने सर्जन है इस वक्त चाह रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर ना खुले। मौमा रहा है हमारे यहाँ ये प्राइवेट क्लिनिक्स वाला, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाला और गवर्नमेंट वाला। काज़मी साहब,
ऐसे इशू उठाते हैं सर, इस खामोशी को हम क्या देना बनता है वैसे दुखती रख समझे आप। अब मसला ये है कि अब मेयो पहले तो पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल का जो आउटडोर 9,500 से 10,000 पर डे होता है, और आजकल वो आउटडोर 800 से 900 हो गया, इंतहाई कम। वो भी उसमें 90% पेशेंट जो फ्लू लाइक सिम्टम वाले हैं, या जिनको शक पड़ता है कि मुझे कोरोना नहीं है। हाँ। पेशेंट जो इलेक्टिव सर्जरी वाले हैं वो आ ही नहीं रहे ऑपरेशन कराने के लिए, वो खुद ही इंतजार कर रहे हैं। कोई इमरजेंसी सर्विस ऑपरेशन अगर आ जाए गलती से अकोमोडेट नहीं किया जाता, ये भी बताएं नहीं, अगर आ भी जाए तो ऑपरेशन थिएटर तो बंद है। ऑपरेशन थिएटर इसलिए बंद किए हैं कि हमने पेशेंट आ नहीं रहे, उसके लिए। दूसरा, मेयो हॉस्पिटल में बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया कि इन्होंने, मेयो हॉस्पिटल ने अकोमोडेट करना है कोरोना पेशेंट को। हमारे पास एक वक्त में 480 तक मरीज चले गए थे कोरोना पेशेंट के, अब तो कम हो गया, हम काफ़ी कम हो गए। इस वक्त तकरीबन 283 मरीज दाखिल हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। तो पेशेंट सर्जरी के लिए, इलेक्टिव के लिए खुद भी नहीं आ रहे। अच्छा सर, हम सारी इमरजेंसी कर रहे हैं। जो भी कैंसर का पेशेंट है, जिस किसी भी डिसिप्लिन का, उसको रेगुलरली ऑपरेशन हो रहे हैं उसके, बेशक और मैक्सिलोफेशियल क्या है, कोई बात ऑर्थोपेडिक क्या है, बॉडी किसी और पार्ट के कैंसर है, उसको हम रिफ्यूज नहीं कर रहे। कैंसर और इमरजेंसी मेरे पास कैंसर के 2 मरीजों की मिसालें हैं। जो गरीब थे, जिन्होंने कुछ चीज बेच के प्राइवेट हॉस्पिटल कराया। पंजाब इंस्टीट्यूट न्यूरो इंस्टीट्यूट साइंसेज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूरो इंस्टीट्यूट है, वो इस वक्त बंद पड़ा है। दिमाग का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब को पता है कि ब्रेन ट्यूमर 1 माह के अंदर कितना ग्रोथ कर जाता है। जिसको 1 माह आप स्टे करा दें वो वापस नहीं आ सकता उस मर्ज से। उसके मैंने खुद पैसे दिए हैं, वहां पे रिक्वेस्ट की है कि सरकारी इनका कर लें, लेकिन नहीं किया गया। साहब, ये तमाम मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। आप देखिए, लॉकडाउन में नरमी हो गई है, मार्केट्स खुल गए हैं, तो फिर अस्पतालों को भी प्रॉपर, आपको क्या लगता है, ऑपरेशनल नहीं हो जाना चाहिए कि अब लोगों को कहा जाए कि आप लोग हर तरह के इमरजेंसी के लिए? देखिए, हमने किसी पेशेंट को नहीं रोका। हाँ। पेशेंट जो भी आना चाहता है वो आए। हमने सिर्फ अब मेयो में ये अरेंज किया है कि मेन ओपीडी में हम सिर्फ उन्हीं पेशेंट को भेज रहे हैं जिनको फ्लू लाइक सिम्टम है। बाकी जो भी ओपीडी हैं वो हम उन पेशेंट को कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चले जाएं। सर्जरी वाले रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, मेडिसिन वाले रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, पल्मोनोलॉजी वाले पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके पेशेंट अपने दिखा रहे हैं। यानी डॉक्टर साहब, कहा जा सकता है कि कोई सर्विसेज मुअत्तल नहीं है, बिल्कुल नहीं, फॉल है बिल्कुल। जो आना चाहता है मोस्ट वेलकम, वो आए। हमने पूरी हर तरह की रेंज में, पीडियाट्रिक्स वालों को हमने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर दिया कि बच्चे वहीं जाएं बजाय कि मेन ओपीडी में जाएं, इसलिए कि हम इन सारे पेशेंट को उन पेशेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। वो सस्पेक्टेड भी हैं, उनमें पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। रोजाना के 800 मरीज आते हैं तो उनमें 50 to 60 पॉजिटिव निकल आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम उनको मिक्स भी नहीं करते, इसलिए हमने आउटडोर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने बताया अभी हम बात कर रहे थे कि 40 रोज से भी पेशेंट मौजूद हैं, 30 रोज से भी, जबकि अक्सर आपसे बात होती है तो आप इसका रिकवरी पीरियड 14 से 15 दिन बताते हैं जो मोस्टली चला आ रहा है। तो फिर उन पेशेंट्स में ऐसी क्या बात है, वो क्यों नहीं 14-15 दिन में या फिर 20 दिन में रिकवर हो रहे, 40 दिन क्यों लग रहे हैं? नहीं, उनका बॉडी में जो अंदर वायरस लोड है वो खत्म नहीं हो रहा ना, अभी तक मौजूद है। क्या उनकी फिर सिचुएशन भी क्रिटिकल होती है? नहीं, वो होते नॉर्मल है। मैं बताऊं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। यही तो मसला है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, रिपीटेडली पॉजिटिव आ रहा है, वो ज़हनी कर्व में है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो लड़ने पर कई दफा एक बच्चा आ गया कहता है मुझे एक्सरसाइज करा लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर भेज दें, लेकिन वो रिपीटेडली पॉजिटिव आ रहा है। डॉक्टर साहब, टेस्ट में भी गलती हो सकती है, कोई चांस है? देखिए, पॉजिटिव का मतलब है ये तो 100% ठीक है कि उसमें वायरस को डिटेक्ट कर लिया। नेगेटिव में आप सोच सकती हैं कि ये टेस्ट गलत हो सकता है, इसीलिए तो 2 दफा टेस्ट नेगेटिव कराते हैं। एक पॉजिटिव आया तो इसीलिए 2 दफा नेगेटिव हो तो फिर भेजते हैं। हम एक नेगेटिव को फॉल्स नेगेटिव समझते हैं कि इसने उस वायरस को पिक नहीं किया, उस जगह से जहाँ से सैंपल लिया गया वहाँ से वायरस को नहीं लिया। हम इसलिए रिपीट कराते हैं ताकि गलतफहमी में मरीज को घर ना भेज दें कि वो पॉजिटिव, हम उसको घर भेज दें और वो घर जाके ट्रांसमिशन। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, इंसानों के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। 4 से 5 लाख मरीज इस वक्त रैंडम आप करवा लें,
5 लाख मरीज लाहौर के अंदर मौजूद है जो पॉजिटिव है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनकी एंटीबॉडी IgG बन चुकी हैं, लिहाजा बेहतर है कि इसको जो है वो हर तरीके से मैं समझता हूँ 24 घंटे कारोबार को खोला जाए। आपकी कौम जो है वो खुशकिस्मत है। बहुत शुक्रिया काजमी साहब, हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं और एक आध सजेशन भी जरूर दे देते हैं क्योंकि ये अस्पतालों में रहते हैं, सिचुएशन को बड़ा करीब से वॉच करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। आने वाले वक्त में मजीद बेहतरी की उम्मीद के साथ एक वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ लॉकडाउन में जैसे नरमी हुई है, खातन ने तो बाजारों का रुख कर लिया है और ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारी और स्पेशली छोटी ईद की तैयारी यकीनी तौर पर खातन की बहुत स्पेशल होती है और ख़ास तौर पर बच्चों की। बात करेंगे कुछ ब्रांड्स के हवाले से भी, कुछ खातन के शॉपिंग के हवाले से भी, कुछ आने वाले वक्त में ईद पर खातन किस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो फॉलो कर सकती हैं। तमाम मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी अफशान जमाल साहिबा हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफशान, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जैसे लॉकडाउन रहा है तो डिज़ाइनर्स को भी मुश्किलात रही हैं या फिर ऑनलाइन कुछ मामला चलते रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डिज़ाइनर्स के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस फीमेल से रिलेटेड है, कपड़ों से रिलेटेड है और लॉन आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट होनी थी, ईद और ये सीजन होता है और ये सीजन भी और ईद कलेक्शन बेसिकली सब डिज़ाइनर्स जो हैं अपने कपड़े 3 माह पहले ही उसके शूट करा लेते हैं। उनकी सारी प्रॉपर प्रिपरेशंस हो जाती हैं, मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, डिज़ाइंस तैयार होते हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी तैयार होती है ईद से 3 महीने पहले, समर से 3 महीने पहले। सो डिज़ाइनर्स को काफ़ी सेटबैक हुआ है। वजह यह है कि एकदम लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन का कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे हम लोग चाइना को देखते रहे बट किसी ने फोर्स ही नहीं किया कि दिस कुड हैपन हेयर इन पाकिस्तान, कोई हमारे साथ भी ये होगा, पूरी दुनिया में हो रहा है खैर, लेकिन डिज़ाइनर्स ने उस चीज़ को प्लान नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर जब लॉकडाउन हो गया, सब कुछ मामला चल पड़ा, तो फिर कितने % ऑनलाइन शॉपिंग रही है? क्योंकि इस बार रुझान खासा देखा गया है ऑनलाइन शॉपिंग का। देखिए इस बार रुझान ऑनलाइन का इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में और तो निकल नहीं सकती और लोगों को मालूम नहीं था कि नरमी होगी भी या नहीं होगी। एक्चुअली कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहे हैं सब के कितने दिन का लॉकडाउन होगा। और बेसिकली ये भी है, आप देखें कि लॉकडाउन का कोई एक टाइम पीरियड उन्होंने शुरू में बताया नहीं, 1 हफ्ता किया, फिर एक्सटेंड किया, फिर एक्सटेंड, हर दफ़ा वो एक्सटेंड करते रहे। तो एवरीबडी वाज लाइक कि आज खुल जाएगा, चलो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई है ख़वातीन को कि वो इसी में रही हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो हमने शॉपिंग करनी है। तो आप खुद देख लें, फिर ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा थोड़ा सा डिज़ाइनर्स की तरफ से ट्रेंड चेंज किया गया है। जैसे पहले हम देखते हैं कि अनस्टिच भी बहुत कलेक्शन होती थी और प्रेट की भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती थी। इस बार मैंने जो नोट किया है कि डिज़ाइंस मार्केट में कम आए हैं, उस तरह से कलेक्शन नहीं आई जिस तरह से हर साल ईद पे आती है। जी बिल्कुल वही बात है कि लॉन की जितनी लोगों ने प्रिपरेशन की हुई थी वो सब वहीं रहेगी। वजह ये है कि लॉकडाउन की वजह से देखिए, जब आपके काम वाले काम पे नहीं पहुंचेंगे, जब आपके एम्प्लॉयज़ लेबर मौजूद नहीं है, बेसिकली लॉकडाउन की वजह से लेबर नहीं जा सकी। और अगर आपने ऑनलाइन भी शॉपिंग की है इनिशियली तो उसको पहुँचाने के लिए यू नीड लेबर, आपकी डिलीवरी सर्विसेज चाहिए, डिलीवरी आप कर नहीं सकते थे। ये लॉकडाउन में जब नरमी हुई है तो ऑनलाइन का भी जो आपका सिस्टम चला है कलेक्शंस का, वो तब ही चला है जब लॉकडाउन में नरमी हुई है और डिलीवरी सर्विस लोगों ने शुरू की है। आप देखें हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को तो शौक है ही है, बट पाकिस्तानी कपड़े ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं, बिल्कुल स्पेशली ईद पर जाते हैं। जी बिल्कुल, स्पेशली ईद पे, गर्मियों में भी समर कलेक्शन लॉन बहुत जाती है और बाहर के मुल्कों में देखें तो वो वेट कर रहे होते हैं इस टाइम का। तो DHL सर्विस, आपकी TCS सर्विस, आपकी जितनी डिलीवरी सर्विस, कोरियर सर्विसेज थी, कार्गोज बंद हो रहे हैं। जिन लोगों के इवन अगर मैं अपना बिजनेस देखूं तो मैंने जो कपड़े लॉकडाउन से पहले भेजे थे, दे स्टिल हैव नॉट रीच्ड, अभी तक उन क्लाइंट्स को नहीं मिले। और क्लाइंट्स आपको फोन करके तंग कर रहे होंगे, शिकायत नहीं कर रहे। वजह ये कि देखें ये एक ओवरऑल सिचुएशन का पता है। जी बिल्कुल, सबको पता है, कोई पैनिक नहीं करा। कोई ईद पे इस दफा ये नहीं है कि अगर नया जोड़ा नहीं मिलेगा तो
लेकिन बाजार की सूरत हाल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि नया जोड़ा नहीं मिलेगा तो ईद नहीं होगी। उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि बाजार ईद से ज़्यादा बेसिकली ख़वातीन को जो गर्मियों के लॉन के कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, क्योंकि घरों में भी रहना है तो आपने कपड़े पतले लॉन के पहने, गर्मी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए अगर आपके लॉन ऐसी चीज़ है कि आप एक साल पहनते हैं तो दूसरे साल उसके कलर फेड होते हैं, आपका कपड़ा सही नहीं होता, और अब मटेरियल्स भी आपको पता है मार्केट में जैसे हैं डाउन हो गए। हाँ। तो उस वजह से शॉपिंग खवातीन ने करनी है, और बच्चों की स्पेशली। बच्चे ईद नहीं मिस कर सकते, नहीं मिस कर सकते। अच्छा आपसे ये बताइए कि अभी जितने डिजाइन बन चुके हैं डिजाइनर्स की तरफ से ईद कलेक्शन के लिए, बस वही है या फिर साथ साथ बन के भी अब मार्केट में आ रहे हैं? देखिए 2 हफ्ते तो हो गए हैं नरमी को लोग। आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी सीन ये है कि कुछ कलेक्शंस जो हैं लोगों की अब निकल रही हैं, जो पहले उनके हो चुके हुए थे, आपके फोटो शूट्स हो चुके हुए थे, उनके अब आ रहे हैं। अच्छा हमें ये बताइए कि अनस्टिच फैब्रिक या फिर रेडीमेड का? अनस्टिच बिल्कुल ऑफ है, क्योंकि देखें ईद से पहले सबको स्टिच्ड गारमेंट्स चाहिए, और अब जो तो दर्जी हाथ नहीं आएंगे। दर्जी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग ऑनलाइन स्टिच्ड गारमेंट्स दे रहे हैं उनका काम चल रहा है। ठीक। और देखिए वो भी वही बात है कि कुछ बड़े ब्रांड्स ने भी इवन ईद की डिलीवरी नहीं की है। ठीक। और वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ईद के बाद डिलीवरी करेंगे, और उन्होंने तो 10-10 दिन पहले जो है वो अपलोड कर दिए थे अपने पेजेस के भाई इस वक्त तक अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर ईद से पहले पहुंच जाएगा, वरना फिर हमारे हाथ खड़े हैं ईद के बाद आएगा। अच्छा इसका मतलब है कि जो प्रेट है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको कैसे मीट किया जा रहा है? वो फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए चैलेंज तो वैसे ही ऑलरेडी है, सारी दुनिया के लिए चैलेंज है, कपड़ों के लिए तो स्पेशली हम लोग डिजाइनर्स जो हैं कर रहे हैं, साथ साथ जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि हमारी जो लेबर है ना वो आती है डिफरेंट जगहों से आती है, ठीक है, उनको मैनेज करना, फिर उनके हिसाब से हमने क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट की कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो आप देखें ना, स्टार्ट कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक, स्टिचिंग के बाद उसकी डिलीवरी, पैकेजिंग, डिलीवरी, वो सारा प्रोसेस हमें देखना पड़ता है। अच्छा अब आफशा, हमारा एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं, खातीन हैं जो कि घरों में खुद कपड़े स्टिच कराती हैं या फिर खुद करती हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगी? क्या है फैशन में? देखिए जो घर में कपड़े सीती हैं उनके लिए तो आई थिंक मुश्किल है ही नहीं, बट सिर्फ मुश्किल ये है कि उन्होंने कपड़ा लेना है, इसीलिए मार्केट्स भरी हुई हैं। अगर आप देखें तो हमारी वो फीमेल्स ज़्यादा बाहर हैं मार्केट्स में जो कि खुद कपड़ा लेके और वो सीती हैं, स्टिचिंग करती हैं। दर्जियों के पास शायद इतना रश नहीं है। अगर आप मार्केट में भी जाएं तो खवातीन कपड़े वो खरीद रही हैं, वो वाली, या फिर मोहल्ले में कोई खवातीन है सिलाई वाली तो उनसे सिलवा लेती। अच्छा कट्स का बताइए, ईद पर किस तरह के लॉन्ग शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, नॉर्मल हैं? अभी तक तो फ्रॉक्स इन है बहुत ज्यादा, लॉन्ग फ्रॉक्स और लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन है। आपके ए लाइन शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स, कुर्ते भी लॉन्ग में आ रहे हैं और क्यूलॉट्स के साथ आ रहे हैं। ठीक। और वही इन है। अच्छा फ्लेरी फ्रॉक्स या फिर नॉर्मल, मुझे लग रहा है ज्यादा बहुत ज्यादा कटिंग में, या फिर जी पहले बीच में बहुत ज्यादा फ्लेरी थे, लेकिन जब से ये कोविड आया है तब से फ्लेयर भी कम हो गया हमारा। बट ये है कि देखिए फैशन का हर एक का अपना स्टाइल है, तो मोस्टली हर डिज़ाइनर की अपनी कलेक्शन है, उस कलेक्शन के हिसाब से ही वो बनाते हैं। और आपकी एक क्लाइंटल होती है, अगर मेरे डिज़ाइन से हैं तो मेरे क्लाइंट्स भी अपने हैं, उनको मेरे कपड़े पसंद आएंगे, वो वही चीज़ और आपको उनके माइंड सेट का जी बिल्कुल। हम जो डिज़ाइनर होते हैं जब डिज़ाइन करते हैं तो हमारी अपनी जहन में एक वो जो क्लाइंटल है हम उसी को बेसिकली केटर करते हैं। अगर हम मैथ्स को केटर कर रहे हैं तो फिर मैथ्स के लिए हमें उस हिसाब के कपड़े चाहिए जो कि उनके प्राइस वाइज उनके लिए फीजेबल हो और डिमांड्स को मीट कर। देखें मैथ्स में आपकी हर एज ग्रुप आ जाता है, तो इट्स नॉट इजी कि आप उसको मीट करें। उसके लिए बड़े ब्रांड्स हैं आपके मार्केट में जो कि ऑनलाइन भी करते हैं और उनकी शॉप्स भी हैं। आज तो मॉल्स भी खुल गए, आपको पता है, और आई होप कि मॉल्स में चांदी हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैथ्स के हिसाब से आपको तैयार करना। लॉन्ग शर्ट्स, फ्रॉक्स तो बिल्कुल बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शलवार कमीज का ट्रेंड दोबारा से वापस आ गया है, वो बड़ा अच्छा है। ईद पे तो हमेशा से ऐसे होता है कि हमारे जो एथनिक स्टाइल है पुराना, वो हर दफा ईद पे फॉलो किया जाता है। तो अभी आजकल जो है प्लेन शलवार कमीज और उसके साथ दुपट्टे खुले बड़े ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, उन पे गोटा लगा हुआ है, उन पे कुछ डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो सिंपल एलिगेंट आपको लगता है कि आपने ईद के हिसाब से जोड़ा भी पहन लिया है।
और आपका जो है वो एक वो जो सेटिस्फैक्शन बजट में भी आ गया है कि आप प्लेन जोड़ा बनाओ साथ में कंट्रास्ट दुपट्टा पहन लो। बिल्कुल लाइट कलर्स हैं और प्लेन सिंपल, तो वो बहुत आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेडिशन। हम वापस अपने पुराने उन पे ट्रेडिशंस पे आ रहे हैं, तो ये अच्छी एक अच्छा कलर्स, लाइट कलर्स या डार्क कलर्स? देखें ईद पे समर के हवाले से अगर देखा जाए तो लोग लाइट कलर्स यूज करते हैं, बट ईद पे हर एक का होता है कि मेरा जो सूट है उसका कलर ऐसा होना चाहिए जो आई कैचिंग होना चाहिए, एलिगेंट भी हो और आई कैचिंग भी। तो लोग ज्यादा अभी भी बर्गंडी, मरून्स अगर आप देखें अच्छा, तो ये तो ऑल टाइम फैशन में रहते हैं और ऑल टाइम पहने हुए खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। अच्छा, अब कोई सजेशन के ईद पर इस साल कौन से कलर्स हैं जो डिजाइनर्स ने बहुत फॉलो किया है? देखें ईद पे मोस्टली डिजाइनर्स जो है ना ऑफ वाइट को प्रेफर करते हैं। पिछले 1-2 साल से खासा 2 साल से 3 साल से वाइट नहीं, ऑफ वाइट स्किन शेड्स जो है ना ये बहुत ज्यादा इन है। एक तो गर्मी की वजह से भी, दूसरा ये शेड्स ऐसे हैं जो हमारी स्किन टोन के साथ जाते हैं। आप अगर देखें हमारी पाकिस्तानी वुमेन बहुत ज्यादा फेयर कलर नहीं है, मोस्टली वीटिश कलर होता है। तो वीटिश को ऑफ वाइट की जो टोन्स हैं, अर्थी टोन्स हैं, हमारी स्किन है, बेज है, फॉन है, ये कलर्स बहुत सूट करते हैं। और इसके साथ अगर आपका मेकअप अच्छा हो जाए तो आई थिंक आपका जोड़ा सिंपल भी होना तो आप उसके साथ बहुत आउटस्टैंड कर। अच्छा, जो जिनका डार्कर कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा सा, वो मोस्टली ये कहा जाता है कि वो लोग डार्क कलर जरा कम पहने, इसमें है कोई सच्चाई कि उनको लाइटर शेड्स पहनने चाहिए या फिर नहीं पहन लें वो डार्क? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें कि जितने डार्क शेड आपका अगर कलर है आपका गंदुमी से भी डार्कर साइड पे है तो भी आप डार्क ज़रूरी नहीं है, लाइट ज़रूरी बिल्कुल नहीं, बल्कि आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि वो जितने लाइट पहनेंगे वो उतना उनको सूट नहीं करते। ठीक, वो डार्कर शेड्स पहने। हाँ। और डार्कर शेड्स में उनकी स्किन भी सही आती है, अच्छा कलर अच्छा आता है उनका, और मेकअप उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, गरारे, शरारे, पेप्लम्स तो बिल्कुल मेरा ख्याल है मैंने नहीं देखे, आउट हो गए हैं बिल्कुल। लास्ट ईयर तक बहुत थे, बट इस दफ़ा नहीं। इस दफ़ा सिंपल शलवार कमीज विद लॉन्ग दुपट्टा, उसके ऊपर आप ज्वेलरी हल्की सी पहन लें, मेकअप अच्छा कर लें, तो वही है ना। और शलवार कमीज में बड़ी शॉर्ट शर्ट नहीं, नॉर्मल शर्ट वाली। शलवार कमीज में 2 चीजें चल रही हैं। अगर आपकी शलवार फिटिंग पाइंचे वाली है तो फिर आपकी शॉर्ट शर्ट चल रही है। ठीक। लोग मोस्टली लड़कियां जो हैं, जो यंग जनरेशन है, वो शॉर्ट शर्ट प्रेफर करती है, पसंद आती है हमेशा से। और अगर आपकी शलवार खुली है और उसके साथ फिर आप लॉन्ग शर्ट पहन लें तो वो उसको ज्यादा वो अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबशा जमाल हमारे साथ मौजूद रही, और जितनी भी हमारी खवातीन हैं जो कि घर में अपने जोड़े खुद डिजाइन करना चाहती हैं उनको बहुत सारी इन्होंने टिप्स भी दे दी हैं कि क्या फैशन में है, किस तरह से आप अपने ईद का जोड़ा अच्छा सा घर में भी तैयार कर सकते हैं। मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।